नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने आते ही संकेत दिए थे कि इस देश में चलने वाले देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले एनजीओ गैंग पर वो बार पे बार करते रहेंगे, उसी कड़ी में अब FCRA कानून के तहत एक बार फिर से बदलाव किया गया है। इस कानून में मोदी सरकार पहले भी 2 बार बदलाव कर चुकी है, एक 2016 में और दूसरा 2018 में, और ये तीसरा बदलाव है। दरअसल ये जो कानून था वो जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने बनाया था। इस कानून को बनाया गया था, फेमा की जगह पर FCRA बनाया गया था, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उससे पहले फेमा चला करता था और अब मोदी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद जो एनजीओ गैंग है, एनजीओ का गिरोह है, उसमें खलबली मच गई है। इससे पहले मोदी सरकार ने करीब 20,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए थे FCRA के, उससे भी बहुत बड़ी खलबली मची थी। और वजह ये थी कि अगर आप इसका क्वांटम समझना चाहते हैं, यानी कि इसका जो स्कोप है, इसकी जो मात्रा है वो समझना चाहते हैं, तो उसी से समझ सकते हैं कि पिछले साल इसका जो विदेशी फंडिंग मिली थी FCRA के तहत वो 58,000 करोड़ रुपए की थी। जी हाँ, जितना दिल्ली शहर का पूरा बजट नहीं है दिल्ली की सरकार का, उससे ज़्यादा की फंडिंग इन एनजीओ को मिलती थी, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, जिनका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था। और उसके पीछे जिस तरीके से मैकेनिज्म काम करता था, उसको मोदी सरकार ने बड़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया और उसके बाद उसमें किस तरीके से रेगुलेशन लाके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बन रहे इन तथाकथित एनजीओ पर या फिर जो गिरोहों पर लगाम लगाई जा सकती है, इसको लाया गया। और ये कानून अब राज्यसभा से भी पास हो गया है, यानी कि पूरी तरीके से ये कानून बन चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून के तौर पर लागू भी हो जाएगा। इसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि पहले जिस तरीके से FCRA के अंदर एक छूट मिली हुई थी एनजीओ को कि वो 50% जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको अपने निजी खर्चों या फिर ऑफिस या जो मैनेजमेंट है उस पर खर्च कर सकता था, जिसमें बड़ा बदलाव किया मोदी सरकार ने। उसके अलावा तमाम जो लोग एनजीओ बनाते थे उनकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी जाती थी और वो कहीं भी FCRA का अकाउंट खोल लेते थे, लेकिन इसको लेकर भी बदलाव किया गया है। और उसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो विदेशों से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं ले सकेंगे। जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कोई भी एनजीओ जो FCRA के तहत फंडिंग लेता है विदेशों से, वो केवल 20% राशि को ही एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में डाल सकेगा, यानी कि प्रशासनिक खर्चों में, ऑफिस के खर्चों में वो केवल 20% का उपयोग कर सकेगा और 80% राशि उसे उन कामों के लिए खर्च करनी पड़ेगी जिसके लिए उसने अनुदान लिया है। पहले होता यह था कि ज़्यादातर खर्चे जो होते थे उन्हें ऑफिस खर्चे दिखाकर एनजीओ गैंग पूरे के पूरे माल पर, पूरे के पूरे विदेशी धन पर ऐश किया करता था, अय्याशियां किया करता था और देश विरोधी गतिविधियों को चलाने वालों को भी फंडिंग किया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से पहले एनजीओ बन जाते थे उसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पहचान की कोई पुष्टि नहीं की जाती थी। कोई भी व्यक्ति 1-2 अपना ID प्रूफ ले जाकर और पदाधिकारी बन जाता था, लेकिन अब इसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एनजीओ के हर पदाधिकारी को अपना आधार कार्ड, आधार नंबर उससे जोड़ना पड़ेगा, उस अकाउंट से जो कि FCRA से लगेगा। उसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ कि FCRA का जो खाता है दिल्ली की स्टेट बैंक में ही खुल सकेगा। जो एनजीओ देश के दूर दराज क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें अपना खाता वहां की स्थानीय स्टेट बैंक में जाकर खोलना पड़ेगा, वहाँ पर पेपर्स जमा करने पड़ेंगे और उन पेपर्स के आधार पर उनकी जो सत्यापन होने के बाद में दिल्ली की शाखा में खाता खुल जाएगा। एक इसके अलावा बड़ा बदलाव ये है कि FCRA के तहत जो पैसा आएगा उसको कोई भी एनजीओ अपने साथी एनजीओ या सहयोगी एनजीओ या फिर सहयोगी कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, वो केवल और केवल उसी के खाते में रहेगा। पहले ये होता था कि एनजीओ एक पैसा मंगाता था, बहुत बड़ी राशि मंगा ली जाती थी और बाद में उसको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसमें एक और गोरख धंधा चलता था कि बहुत से दलाल काम करते थे और वो बड़े बड़े एनजीओ को जिनके पास सर्टिफिकेट हुआ करते थे बड़ी राशि मुहैया कराते थे और उसमें से उसका कमीशन देके बाकी की राशि को अपने खातों में वापस ट्रांसफर करा लिया करते थे। लेकिन अब इस तरीके के गोरख धंधे नहीं हो पाएंगे।
उसके अलावा एक और बड़ा बदलाव इसमें ये किया गया है कि जिस तरीके से पहले ये एनजीओ कहीं भी इसको इस्तेमाल कर लेते थे, खाते कहीं भी चलाते थे और उसके अलावा इनकी कोई जांच नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें जांच भी होगी, निगरानी भी होगी और एक ही बैंक में ये खाता होने से ये आसानी से पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति को कितना पैसा आया है, उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधार से उन लोगों को वेरीफाई किया जा सकेगा। और जो लोग प्रॉक्सी के तौर पर एनजीओ चलाते थे, बड़े बड़े नेता ऐसा किया करते थे कि वो अपने तमाम जो अपने यहाँ काम करने वाले लोग थे उनके नाम से एनजीओ चला लेते थे और उसका जो पैसा होता था वो उसको चपट कर जाया करते थे। इसको लेकर तमाम एनजीओ गैंग में भी मिर्ची लगी है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इसके माध्यम से जो ईमानदारी से काम करने वाले एनजीओ है उनको काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो भ्रष्ट एनजीओ हैं जो देश के खिलाफ गतिविधियों में लगे रहते हैं, देश तोड़ने के लिए पैसा मंगाते हैं और उस पैसे को जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ जो गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनको फंडिंग की जाती है और नक्सलियों जैसे लोगों को भी इससे फंडिंग होती थी, उन सभी पर लगाम लगेगी। जो कुछ होगा पारदर्शिता के तहत होगा। किसी भी तरीके से अगर ईमानदारी से काम करने का वाला कोई व्यक्ति है उसको परेशान करने की कोई नीयत सरकार की नहीं है, बल्कि जो लोग देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, उनको निश्चित तौर पर इन बदलावों के द्वारा रोका जा सकेगा। जैसा कि आपको हमने बताया कि पहले होता ये था कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े वकील वगैरह या जो नक्सल अर्बन नक्सल हुआ करते थे वो एक एक आदमी 10-10 एनजीओ बना लेता था, उनमें विदेशों से फंडिंग मंगाई जाती थी, उसका कुछ कमीशन उन लोगों को दे दिया जाता था जिनके माध्यम से ये फंडिंग आती थी और भी तमाम इसके द्वारा कई सारे काम किए जाते थे और उनको अपनी जो कंपनियाँ या दूसरे एनजीओ वो बना लेते थे उसमें मिल बांट कर खा लिया जाता था। और कुछ पार्टियाँ भी इस तरीके के एनजीओ, जैसा कि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी होते थे, नेता होते थे, उनके पास एक एक के पास में सैकड़ों की संख्या में एनजीओ हुआ करते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित के बेटे पर यह आरोप लगे थे कि उसके अकेले के अंडर में करीब 4000 एनजीओ काम करते हैं और आरोप किसी और ने नहीं बल्कि संदीप दीक्षित के ही मित्र रहे अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। तो इस तरीके की बातें सामने आया करती थी और इसकी वजह से जो फंडिंग को लेकर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा था उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई और उसने इन सब पर अंकुश लगाना शुरू किया, पिछले साल जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 20,000 से ज़्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए। अब सरकार ने एक और बड़ा काम इसमें किया है कि जो एनजीओ एफसीआरए का अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हैं, सरकार उनके लाइसेंस को ले लेगी और साथ ही साथ जिन्होंने अब तक एफसीआरए के तहत फंड लिया है उसको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा और उसमें कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई से कोई बच नहीं सकेगा। लेकिन इसके बाद में जिस तरीके से आज एक और बात सामने आई कि विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाया कि जब विपक्ष संसद के अंदर नहीं है तब सरकार कानूनों को क्यों पास करा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को काम करने के लिए जनादेश मिला है, अगर विपक्ष उसमें शामिल नहीं होना चाहता है, जनहित के कानूनों में विपक्ष अपनी जो योगदान है वो नहीं देना चाहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष ने खुद ये ऐलान किया था कि वो बाइकआउट करेगा और बिना वजह के जिस तरीके से 8 सांसदों की अभद्रता के पक्ष में खड़े होकर पूरे विपक्ष ने बाइकआउट किया है, उसकी वजह से सरकार ने उसकी एक भी नहीं सुनी है। हालांकि अभी ये जो मानसून सत्र है जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले सरकार ने तमाम महत्वपूर्ण जो कानून थे उनको पास करा लिया है और अब उनको केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है, जिसमें एक बड़ा बदलाव जो एफसीआरए को लेकर बात हो रही थी, एफसीआरए में सरकार ने बहुत सारे ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि जिससे इसको फुल प्रूफ आप कह सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि सरकारी जो कर्मचारी हुआ करते थे वो भी अपने खातों में एफसीआरए के माध्यम से पैसा ले लिया करते थे, सरकारी एजेंसियां ले लिया करती थी, कई बार सरकारें भी ले लिया करती थी, लेकिन उस पर एक बड़ी रोक लग गई है और रोक उन तमाम एनजीओ गैंग पर भी लग गई है जो इस प्रकार के धंधे से पैसा लेकर और उनको अपनी अय्यासियों में या फिर देश विरोधी गतिविधियों में मिसयूज किया करते थे। उनकी जांच की जाती थी तो उनमें कई सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो उन पदों पर नहीं मिलते थे, उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था और बाद में वो एनजीओ बंद भी कर दिए जाते थे। यानी कि एक बार विदेशों से पैसा
मंगा लिया और उसके बाद एनजीओ को बंद कर दिया, उसका ऑफिस बंद कर दिया और आराम से वो उस पैसे को कहीं भी किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते थे, किसी भी तरीके से उसका प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनजीओ के जो पदाधिकारी होंगे उनको आधार नंबर देना जरूरी होगा और आधार नंबर का एफसीआरए खाते से जुड़ने का मतलब है कि जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी पहचान पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। उस पहचान के बाद में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, किसी भी प्रकार का कानूनों का उल्लंघन पाया जाता है, किसी भी प्रकार का जो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ पाया जाता है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकेगा, आसानी से पकड़ा जा सकेगा और आसानी से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकेगी। उसके अलावा जिस तरीके से पहले वो बचने के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में 50% दिखा दिया करते थे, यानी कि जितना भी पैसा है उसका आधा तो लगभग उनके लिए तय मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी भी तरीके से वो 20% से ज़्यादा धनराशि का प्रयोग ऑफिस खर्चों के नाम पर या अपने खुद के ऊपर नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में वही एनजीओ या वही संगठन विदेशों से पैसा लेंगे जिनकी मंशा साफ होगी, जिनकी नीयत साफ होगी और जो वास्तव में समाज सेवा करने के लिए पैसा या अनुदान की मांग कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा बदलाव है। अर्बन नक्सल गैंग को इससे बड़ी चोट पहुंची है, तमाम एनजीओ गैंग को इससे चोट पहुंची है और एनजीओ के नाम पर राजनीति करने वाले, एनजीओ के माध्यम से अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने वाले लोगों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए और सांस्कृतिक जो भारत की जो उत्कृष्टता है उसको बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसके माध्यम से उन तमाम एनजीओ पर अब अंकुश लग सकेगा जो कि तमाम तरीके की धर्म परिवर्तन से लेकर नक्सलिज्म जैसी बुराइयों को पनपाने का काम करते थे और लोगों को गुमराह करके मोटी कमाई किया करते थे। जय हिंद, जय भारत।